Hello and welcome to our channel Exam Notes. Learn with ease with the motto. In this course, again we are having a new lecture on the weekly current affairs from the dates between 23rd Jan to 29th Jan. For the earlier videos, for the earlier weeks, click on the I button. So this is about me. My name is Prakash Dubey. I have done my BA Honours in History and Masters in History, and currently I am pursuing in Masters in Sociology. Before going into the lectures and before going into the news, I would like to make a small announcement. Sama मैम ने एक नया कोर्स स्टार्ट किया है अबाउट द वीकली करंट अफेयर्स और स्पेसिफिकली ऑन मध्य प्रदेश. मतलब मध्य प्रदेश के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, जितने भी घटना हैं, वो सब कुछ समर मैम कवर करेंगी. ये भी एक वीकली कोर्स होगा. सो काइंडली वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बटन एंड आई बटन हियर. थैंक यू. So coming to the first news, it is about beating retreat ceremony. कंट्रोवर्सीज में नहीं जाके इस सेरेमनी के बारे में हम लोग समझते कि ये होता क्या है एक्चुअली. सो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इज़ अ एज ओल्ड सेरेमनी. एक्चुअली होता क्या है कि इस बार से गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि 23rd Jan विच इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस. हम लोग तब अब से फॉर्मली 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे है उसकी वो उस फंक्शन की शुरुआत करेंगे. 26 जनवरी एज यू नो कि इज़ रिपब्लिक डे एंड 29th जनवरी इज़ द ऑफिशियल एंड ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे. सो 29 जनवरी को होता ये है कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है एंड उसके बाद ये रिपब्लिक डे ऑफिशियली जो सेलिब्रेशन है वो एंड होता है. सो बीटिंग रिट्रीट जो है इट इज़ कंडक्टेड एवरी ईयर ऑन 29 जनवरी एट विजय चौक. विजय चौक है कहाँ? विजय चौक इज़ बिटवीन राष्ट्रपति भवन एंड इंडिया गेट. इंडिया गेट एंड राष्ट्रपति भवन के बीच में जो रास्ता है, यहाँ पे मान लीजिए राष्ट्रपति भवन है एंड यहाँ पे मान लीजिए आपका इंडिया गेट है. सो इसके बीच पे एक चौक है, एक चौराहा है, वहाँ पे है विजय चौक एंड यहीं पे पूरा सेलिब्रेशन यहाँ पे ये बीटिंग रिट्रीट का होता है. सो व्हाट इज़ बीटिंग रिट्रीट? बीटिंग रिट्रीट इज़ एन एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ मिलिट्री आर्मी एंड मिलिट्री, जहाँ पे ट्रूप्स जो हैं, जैसे हम लोग देखे हैं महाभारत में कि शाम ढलते ही एक बिगुल बजता था, शंख बजता था, उसके बाद सारी मिलिट्री सारे अपने अपने शस्त्र रख देते थे उस दिन के लिए. सो बीटिंग रिट्रीट वही सिंबलाइज करता है दैट आफ्टर बिगुल हैज़ बीन ब्लोन कि वो जो ट्रेडिशन है, वो जो आर्मीज है वो अब रेस्ट कर सकती हैं. सो दिस इज एन एज ओल्ड ट्रेडिशन. सो एज यू कैन सी ड्रम बीट्स कैन रिकॉल्स द डेज व्हेन ट्रूप्स बैरिटेड इन सिटीज़ एंड टाउन्स. जब ट्रूप्स सिटीज़ या टाउन्स में रहते थे तो वो ड्रम बीट्स बहुत सारे ड्रम्स बजा के उनको वापस बुलाते थे कि आप अपने अपने कैंप में आ जाइए, आज की लड़ाई खत्म हुई है, आज का युद्ध खत्म हुआ है. सो इट इज़ बेस्ड ऑन मिलिट्री ट्रेडिशंस. सो द सेरेमनी इज ग्रेस्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस. जैसे अगर आपको पता हो तो जो हम लोग की आर्म फोर्सेज है, जैसे जो आर्मी है, जो नेवी है, जो एयर फोर्स है, इन सब के जो सुप्रीम कमांडर है दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इट इज नॉट प्राइम मिनिस्टर. बहुत लोगों को लगता होगा कि प्राइम मिनिस्टर इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, बट इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज द सुप्रीम कमांडर, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस. सो इट इज मार्क्ड बाय लोअरिंग ऑफ फ्लैग्स एट डस्क. शाम को हम लोग का जो तिरंगा है उसको हम लोग नीचे कर देते हैं एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. जैसे हम लोग नहीं चाहते कि वो रात में भी रहे, सो एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट हम लोग उसको नीचे करते हैं और बीटिंग रिट्रीट की सेरेमनी क्लोज होती है एंड ऑफिशियली द सेलिब्रेशन ऑफ 26 जनवरी रिपब्लिक डे कम्स टू एन एंड. सो और इसमें बहुत कुछ लिखा है कि ये इस बार कंट्रोवर्सीज में क्यों था, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू ऑल दीज थिंग्स. बस आपको ये याद रखना है कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है क्या और ये कब होती है. इट इज़ परफॉर्म्ड एट 29th जनवरी बाय ऑल द सुप्रीम फोर्सेस. Now coming to the next news, it is about Chakmas and Hajongs. So who are actually they are? So mainly Chakmas and Hajongs belong to Chittagong hill tracts which are in right now in Bangladesh. Chittagong hill tracts also very famous, were very famous for their revolutionaries एक्टिविटीज़. प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि आपको पता है कि चित्तगोंग में क्या हुआ था और ये क्यों फेमस है. नाउ कमिंग बैक इनटू द आर्टिकल, चित्तगोंग हाजोंग्स की बात करें तो यहाँ पे हुआ यूँ था चित्तगोंग में कि यहाँ पे एक रिवर थी जिसका नाम था कर्णफुली और वहाँ पे डैम बनाया गया था, कप्ताई डैम. बिकॉज ऑफ दिस जो वहाँ के जो लोकल्स थे वो लोग वहाँ से माइग्रेट कर रहे थे, उन लोग को रेलोकेट किया गया था. वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ थी, बुद्धिस्ट एंड हिंदूज, दे
came towards the Indian side from here. Now they are settled mainly in Arunachal Pradesh, the districts of Subansiri, Lohit and Tirap. So who are Chakmas? Chakmas are predominantly Buddhist people. Hajongs जो हैं वो हिंदू हैं. So they are found in northeast India, West Bengal, Bangladesh and Myanmar region. They fled erstwhile East Pakistan because, as you know, in 1971 Bangladesh has been formed. So in 1964-65 they were also facing the religious persecution by the Muslims because they were non-Muslims. So because of this they migrated towards India and now they are settled in Arunachal Pradesh. So why all these things are in news? Because अब इनका जो क्वेश्चन उठ रहा है वो है इनकी सिटीजनशिप के स्टेटस के बारे में, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू ऑल दिस थिंग्स. आपको बस ये याद रखना है कि चकमा एंड हाजोंग्स जो कम्युनिटी है, जो ट्राइब है, दे आर प्रेडोमिनेटली आर प्लेस्ड एट अरुणाचल प्रदेश एंड दे आर बुद्धिस्ट एंड हिंदूज. Now going into the next news, it is about British massacre of tribals. जैसा कि आप जानते हैं 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, बट इस बार के 26 जनवरी में गुजरात गवर्नमेंट ने एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही हिस्टोरिक एक झांकी निकाली है जिसमें वो बताने जा रहे हैं अराउंड 100 ईयर्स पुरानी ट्राइबल मैसेकर के बारे में, विच इज़ वर्स देन जलियांवाला बाग. सो दिस हैपेंड इन द ईयर 1922 जहाँ पे भील ट्राइबल्स को वहाँ पे जो लोकल वहाँ की जो मिलिट्री थी उनको वहाँ पे मैसेकर किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स, और उनके जो लीडर्स थे वो थे मोतीलाल तेजवात. सो आप प्लीज़ जस्ट रिमेंबर द नेम मोतीलाल तेजावत जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, एंड द प्रोटेस्ट वाज अगेंस्ट द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश. सो जस्ट काइंडली रिमेंबर बिकॉज दे कैन आस्क यू कि ये प्रोटेस्ट ये भी प्रोटेस्ट क्यों हुआ था बाय द लोकल्स. सो इट इज अगेंस्ट द लैंड रेवेन्यू सिस्टम. सो द की टेक अवेज फ्रॉम दिस आर्टिकल इज मोतीलाल तेजावत इज द लीडर. मोतीलाल तेजावत. सेकेंड, द रीजन फॉर द प्रोटेस्ट वॉज लैंड रेवेन्यू. And the third, it took place in 1922 after Jallianwala Bagh. So remember these 3 points. Now going to the next article, it is about the appointment of Mr. Ananth Nageswaran as a CEA. Who are CEA? CEA means Chief Economic Advisor, and they had economic division, Department of Economic Affairs under Ministry of Finance. So इसके पहले जो थे वो थे के सुब्रमण्यम, वो अभी दिसंबर में रिटायर कर गए हैं. एंड नाउ Mr. V. Ananth Nageswaran, just remember the name, he is appointed as the new CEO. So what does this office do? They help prepare the government's annual economic survey preceding the union budget. So अभी आप देखेंगे कि अभी जस्ट सर्वे बजट आने वाला है, उसके 1-2 दिन पहले ही इकोनॉमिक सर्वे आएगा जो इनके अंडर पे ही आता है, CEA के अंडर पे. सो जैसे ही ये इकोनॉमिक सर्वे आएगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आई विल मेक अ डेडिकेटेड लेक्चर ऑन दीज थिंग्स. सो जस्ट लुक इन टू दिस चैनल एंड काइंडली बी अपडेटेड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट ब्रह्मोस मिसाइल. मैंने कंटिन्यूसली पिछले 3 हफ्ते से इस ब्रह्मोस मिसाइल पे वीडियो बना रहा हूँ. काइंडली लुक इन टू द वीडियोज़ ऑफ द पास्ट वीक्स. मैं यहाँ पे आई बटन में उसका नोटिफिकेशन दूंगा फॉर नोइंग अबाउट द ब्रह्मोस मिसाइल. सो नाउ वाई दिस इज़ इन न्यूज़? बिकॉज इंडिया ने पहली बार कोई मिलिट्री पैक्ट करके ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एक एक्सपोर्ट करने के लिए एक पैक्ट किया है विथ फिलीपींस. सो इंडिया एंड फिलीपींस हैव इंक्ड द पैक्ट of $375 million. So it is a very big achievement for India. In short, what is BrahMos missile? BrahMos is a supersonic cruise missile. I have a video of that cruise missile, so just look into that video. So as you can see, this is BrahMos missile जो एक इसका टेस्ट फायर था which has been done by DRDO, and how it had attacked and destroyed the ship. So this is the video.
विच आई वॉन्टेड टू शो यू. सो ये क्रूज मिसाइल एज यू कैन सी कि ये कैसे बैलिस्टिक, एज यू कैन सी कि ये कैसे स्ट्रेट गई और फिर ये एक सीधा पाथ अपनाई, एंड सो फास्ट इट इज़ दैट इट इज़ मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, इट वेंट एंड डिस्ट्रॉयड द शिप. एंड इसी का ये जो वेरिएंट है, बिकॉज इसके बहुत सारे वेरिएंट है, इसके ये एरोप्लेन से भी लॉन्च हो सकता है, ये थ्रू लैंड ऑल्सो इट कैन बी लॉन्च. बट हमने जो फिलीपींस के साथ जो इसका पैक्ट किया है, इट इज़ अ शोर बेस्ड एंटी शिप वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल. Now coming into the news of Central Asian meets from between India and Central Asia, इस ये जो मीट था इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड 5 अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लोकेशन देख लेते हैं. सो ये है हमारा इंडिया एंड दीज आर द 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज: तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान. सो दीज आर द 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज. एंड प्लीज़ रिमेंबर कि इनमें से कौन सी कंट्रीज, जैसे जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी इज़ हॉट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. कोई ना कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं. सो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आर द 2 कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया विच फॉर्म द बाउंड्री. और अदर कंट्रीज कौन सी हैं? दे आर रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, हियर ईरान, and here, and for A here it means Azerbaijan. So these are the 5 countries which form the border of Caspian Sea. So these are the 5 countries जो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो नाउ कमिंग बैक इनटू द आर्टिकल, हम लोगों ने भी सेंट्रल एशिया समिट होस्ट किया था विच इज़ होस्टेड बाय इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. सो व्हाट वर द कॉमन ग्राउंड्स? ये जो कॉमन ग्राउंड्स क्या थे मीटिंग के लिए? सो फर्स्ट वाज द अफगानिस्तान. अफगानिस्तान वाज द मेन इशू बिकॉज वी ऑल, एज यू कैन सी, वी ऑल शेयर द कॉमन ग्राउंड बिटवीन अफगानिस्तान. सो दिस इज़ अफगानिस्तान. यहाँ पे ये इंडिया हो गया अपना और यहाँ पे ये 5 कंट्रीज़ हो गए. सो हम लोग का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, और एज यू कैन सी ये जो 4 कंट्रीज़ है इनका भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस एरिया में. सो अफगानिस्तान वॉज द वन मेन इशू. सेकेंडली, कॉम्बैटिंग टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, बिकॉज इस एरिया में अगर अफगानिस्तान का हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए तो यहाँ से ड्रग्स बहुत ज़्यादा हर कंट्री में फैलेगा और टेररिज्म फैलेगा. सेकेंड इज दिस. थर्डली इज प्रिजर्विंग द राइट्स ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड माइनॉरिटीज़. अगर हम लोगों ने इनके राइट्स सिक्योर नहीं किए तो हम लोग का फ्यूचर क्या होगा? अफगानिस्तान का फ्यूचर कुछ भी नहीं रहेगा. फोर्थ इज ट्रेड एंड कल्चर. So these were the 4 major points जिसके बीच में बात हुई है. Also other important points were strengthening cooperation in the areas of political and development and partnership in trade and connectivity, culture and tourism and security. So apart from Afghanistan, drug trafficking, preserving the rights for children and women, हम लोग जो इस मीटिंग बात हुई है वो है टूरिज्म, वो है कोऑपरेशन फॉर पॉलिटिकल पार्टनरशिप, इन सब के बारे में बात हुई है. सो दिस एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज चाइना इज़ ऑल्सो फोकसिंग ऑन दिस एरिया वेरी मच. और अगर इंडिया ने इस रीजन पे अच्छे से हम लोगों ने अपनी नेबरहुड पॉलिसी नहीं बनाई तो यहाँ पे चाइना भी देखेगा, ये पूरा चाइना यहाँ पे इन लोग को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा सॉफ्ट लोन दे के, बिकॉज चाइना के पास इतना पैसा है कि वो लोग सॉफ्ट लोन दे देकर किसी भी कंट्री को डिपेंडेंट बना लेते हैं और वो जैसा चाहे वहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट इसको यूज़ कर सकते हैं. सो इंडिया इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड एंड वेरी मच टू गेट द कनेक्शन बिटवीन दिस 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड have a hegemony and have a control over these areas. So the next article is about coup in the Burkina Faso area. Burkina Faso is one of the most stable countries, used to be a most stable countries in West Africa. So coming first of all into the location of Burkina Faso. So अगर आप देखिए Burkina Faso is a country in West Africa and it is a landlocked country, है ना. एंड ये जो इसके नेबर्स है दैट आर कोट डे आइवोर, घाना, बेनिन, टोगो, माली, नाइगर. Nigeria doesn't come as a neighbor and Guinea also. So just look at the location of this Burkina Faso. So इस पूरे रीजन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिंस 2015 एक जिहादिस्ट वायलेंस वहाँ पे आ रखे हैं. एंड रिसेंटली
जो वहाँ के जो मिलिट्री लीडर्स थे, उन्होंने जो वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ऑफ प्रेसिडेंट रोच मार्च क्रिश्चियन कबोर, उसको हटा करके मिलिट्री ने वहाँ पे पूरी पावर अपने हाथ में ले ली है। सो लोगों की में ये हो गया था कि जो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो लोग इस गवर्नमेंट को करप्ट मान लिए थे, इनफेक्टिव मान लिए थे, और वो लोग समझते थे कि जो गवर्नमेंट है दे हैव लॉस्ट द टच फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटीज। बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स they supported the military regime and they kind of gave their acceptance under the military leadership. Also in this article they have told that there have been successful coup in the recent months in the West Africa. अगर आप ध्यान से देखें तो चैड, सुडान, also in Mali, in all these places there have been successful coup in the last 5 years. So the whole region has come under the violence. Also जो वेरियस सिक्योरिटी एक्सपर्ट है इस रीजन में वो बता रहे हैं कि आईसिस जो यहाँ पे जो एक मेन जिहादिस्ट बॉडी है, दे आर क्लेमिंग द वेरियस एरियाज एंड नाउ दे आर वेरी पावरफुल इन दिस एरिया. और अगर इस चीज़ को अभी नहीं रोका गया सो दिस कैन स्प्रेड इन द वेरियस अदर एरियाज, जहाँ पे जिसके कारण से पूरे अफ्रीका में धीरे धीरे बहुत सारा वायलेंस हो सकता है. सो द यूएन एंड द अदर बॉडीज नीड टू कम एंड सपोर्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर एरियाज एंड दे शुड स्टॉप दिस वायलेंस. सो नाउ गोइंग इनटू द नेक्स्ट न्यूज़, इट इज़ अबाउट, ऐसा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट था नहीं, मैं आपको बस ये बताना था कि द हुसैनी सागर लेक इज़ इन हैदराबाद, नथिंग एल्स. मेरे को क्योंकि कभी भी कोई लोकेशन पूछ सकता है कि कोई भी पूछ सकता है कि हुसैनी सागर लेक कहाँ पे है. सो इट इज़ इन हैदराबाद रीजन. गोइंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इन दिस आर्टिकल हम लोग ये जानेंगे कि इंसाकॉग होता क्या है. so, इंसाकॉग मीन्स इंडियन SARS-CoV-2 कंसोर्शियम ऑन जीनोमिक्स. सो ये बना था इन द ईयर 2020 आफ्टर कोविड आउटब्रेक. So it is a jointly initiative between Ministry of Health and Department of Biotechnology DBT which comes under direct PMO. So ये दोनों का joint initiative था with CSIR and ICMR's help. So these 4 bodies came together and formed INSACOG. INSACOG है क्या? It is a consortium, it is a group of 38 national laboratories जो हम लोग के जो जीनोमिक वेरिएशंस है SARS-CoV-2 को लेकर उनको स्टडी करती है. बिकॉज आप ये देख रहे होंगे कि रिसेंटली बहुत सारे वेरिएशंस, बहुत सारे वेरिएंट्स आने लगे हैं कोविड वायरस के. सो इनको स्टडी करने के लिए कि कौन सा वायरस इंडिया में इस समय है और कौन सा न्यू डेवलपमेंट हो रहा है, ये 38 नेशनल लेबोरेटरीज मिलकर इनको स्टडी करती है अगर कुछ नया इनको डेवलपमेंट दिखता है. सो व्हाट इज genome sequencing? Genome is an organism's complete set of DNA including all of its genes. तो जीन्स के जितने भी एक DNA रहता है उसका क्या वहाँ पे उसके में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है. आई डोंट नो मच अबाउट साइंस फैकल्टी विल टेल यू मच बेटर इन द अपकमिंग डेज. सो उसके पूरे स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन के बारे में अगर कोई नया एवोल्यूशन हुआ है कोई वायरस में, और या अगर कोई एडिटिंग करना है जीनोम्स के बारे में या एडिटिंग हुई है, सो इन सब के बारे में जानकारी लेते हैं. ये सारे लेबोरेटरीज में स्टडी होती है एंड दे टेल यू अबाउट दिस जीनोम सिक्वेंसिंग. सो व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ सिक्वेंसिंग इज सर्वेलेंस. कि सर्वेलेंस करना है कि क्या कोई नया वेरिएंट तो नहीं आया है किसी वायरस का जिससे और प्रॉब्लम हो सकती है या जिससे और हेल्थ रिलेटेड क्रीपर्स आ सकते हैं हमारे इंडियन सिस्टम में. सो इस इंसाकॉग को डेवलप करने का, इस बॉडी को बनाने का एक मीन्स यही था कि जो फ्यूचर में जो कोई और डेवलपमेंट होने वाले हैं वायरस को लेके, सिर्फ कोविड-19 वायरस को नहीं, अगर कोई और भी वेरिएंट्स को लेके कोई डेवलपमेंट होंगे तो हम लोग टाइमली इसको स्टडी कर सके और पूरे वर्ल्ड को हम लोग ये बता सके कि भैया ये नया वेरिएंट आया है, प्लीज़ बी केयरफुल. So this is about INSACOG. It is a body which has been developed jointly by 4 bodies: Ministry of Health,
Department of Biotechnology, CSIR and ICMR. It is a group of 38 national laboratories. The next article is about शौर्य चक्र and various gallantry awards जो इस बार मिले हैं 26 जनवरी को। हमारे बहुत सारे जो मार्टियर्स थे जिन्होंने देश के नाम पे अपनी पूरी लाइफ दे दी, अपने आप को कुर्बान कर दिया, उनके बारे में होता है ये अवार्ड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, दीज आर द फोटोज़ ऑफ द अवार्ड्स। जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं ये आर्मी में जो होते हैं, जो डिफेंस में होते हैं, उनको मिलता है। सो नाउ नोइंग अबाउट दीज अवार्ड्स, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस थे हम लोग पास सिर्फ 3 अवार्ड्स थे, विच वर परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र, जो कमीशन किए गए थे 26 जनवरी 1950 को, एंड विच वर डीम्ड टू हैव इफेक्ट ऑन 15 अगस्त 1947। मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद अगर जिन्होंने अपना श्रेष्ठ बलिदान दिया है, जो मार्टियर हुए हैं देश के लिए, जो शहीद हुए हैं देश के लिए, उनको मिलना चालू है। बट दे वर कमीशन इन 26 जनवरी 1950। सो ऐसा नहीं है कि अगर यही इसके बाद से लोगों को मिलेगा, अगर इसके बीच में भी कोई शहीद हुआ है तो उनको भी ये अवार्ड्स मिले हैं। सो देयर वर लेटर 3 और अवार्ड्स को ऐड किया गया इस गैलेंट्री अवार्ड्स की लिस्ट में। अशोक चक्र 1 क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2 एंड अशोक चक्र क्लास 3, जिनका विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 4 जनवरी 1952। इनका जो नाम चेंज हुआ है, विच वर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। एंड अगेन ये कमीशन हुए हैं 1952 में, बट सेम 15 अगस्त 1947 से लेकर 1952 के बीच में अगर किसी ने बहुत अद्भुत काम किया या फिर कोई बलिदान दिया है देश के लिए, उनको भी अवार्ड्स मिलेंगे। सो दीज वर द गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस ट्वाइस इन ईयर। ऐसा नहीं है कि ये देश में सिर्फ एक बार अनाउंस किए जाते हैं, ये देश में 2 बार अनाउंस किए जाते हैं। 1 इन 15 अगस्त, दैट इज़ इंडिपेंडेंस डे, एंड सेकेंड इज़ 26 जनवरी। सो इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? सो इट इज़ परमवीर चक्र, देन आफ्टर दैट कम्स अशोक चक्र, देन आफ्टर दैट कम्स महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र एंड शौर्य चक्र। सो ये है एक प्रेसिडेंस का ऑर्डर है। सबसे बड़ा सम्मान जो कोई पाया जाता है वो होता है परमवीर चक्र। सो मैं नाम नहीं बता रहा हूँ बिकॉज नेम्स आर although not important from the view of competition, from the competitive exams, but they all are respected personalities जिन्होंने अपना श्रेष्ठ बलिदान दिया है देश के नाम पे। नेक्स्ट इज़ अबाउट द पद्मश्री अवार्ड्स। द पद्म अवार्ड्स जो हम लोग को इस बार अनाउंस किए गए हैं, नाम बहुत सारे थे बट कमिंग इनटू द पर्सपेक्टिव ऑफ एमपी, ये 5 नेम्स है जो एमपी से सेलेक्ट किए गए हैं इस बार फॉर द पद्मश्री। सो दीज नेम्स वर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, दुर्गा भाई व्याम इन द फील्ड ऑफ आर्ट, राम शेर पांडे इन द फील्ड ऑफ आर्ट, अवध किशोर जाड़िया इन द लिटरेरी एंड एजुकेशन सेक्शन, एंड अर्जुन सिंह धुर्वे इन द फील्ड ऑफ आर्ट। सो ये 5 नाम हैं जो एमपी से सेलेक्ट हुए हैं। प्लीज़ 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 रिमेंबर ऑल दीज नेम्स एंड रिमेंबर कि इनको कौन सा अवार्ड मिला है। मेनली सबको पद्मश्री ही मिला है। सो प्लीज़ रिमेंबर ऑल दीज अवार्ड्स। ऑल्सो 2 स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बिन गिवन पद्म भूषण अवार्ड्स। सो जो देवेंद्र झाझरिया हैं, ये एक पैरा एथलीट हैं, इनको मिला है पद्म भूषण, और नीरज चोपड़ा हैं, उनको मिला है पद्मश्री अवार्ड्स। सो दीज 2 हैव ऑल्सो बीन गिवन पद्मा अवार्ड्स। देवेंद्र झाझरिया ये एक पैरा एथलीट है, ये भी जेवलिन, बोथ प्ले जेवलिन। और सो नॉट गोइंग इनटू देयर स्पोर्ट्स अवार्ड्स, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इनको पद्मा अवार्ड्स कौन से मिले हैं। सो नीरज चोपड़ा को मिला है पद्मश्री एंड देवेंद्र झाझरिया जी को मिला है पद्म भूषण। सो ये होते क्या है अवार्ड्स? सो मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि अगर एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इसमें देखा जाए तो सबसे टॉप में होता है भारत रत्न, फिर होता है पद्म विभूषण, देन आफ्टर दैट कम्स पद्म भूषण एंड देन कम्स पद्मश्री। सो सबसे नीचे अगर देखा जाए तो नहीं आएगा पद्मश्री, देन पद्म भूषण, देन पद्म विभूषण एंड भारत रत्न। सो ये एमपी की ये 5 नाम प्लीज़ इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि इन सबको पद्मश्री मिला है, इन सबको पद्मा अवार्ड्स मिला है इन द वेरियस अदर फील्ड्स। ये 5 नाम प्लीज़ अच्छे से याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एमपीपीएससी एंड यूपीएससी बोथ।
ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम रिमेंबरिंग द नेम, काइंडली रिमेंबर कि इन्होंने इंपॉर्टेंट काम क्या किए थे, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था जिसके कारण इनको इतना बड़ा अवार्ड दिया गया है। तो डॉक्टर एन.पी. मिश्रा को यहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए अवार्ड मिला गया है। दुर्गाबाई व्याम को आर्ट के लिए मिला, जैसे मैंने आपको बताया। सो ये बहुत ही फेमस थे, इन्होंने बहुत फेमस चित्रकारी करती थी, और इनकी जो बहुत फेमस काम है वो है भीमयाना। सो प्लीज़ रिमेंबर द नेम ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। राम साहेब पांडे को भी आर्ट के लिए मिला है, और ये बहुत फेमस थे राई डांस के लिए। राई डांस बहुत ज़्यादा फेमस है एमपी एरिया में। सो ये बहुत फेमस राई के डांसर हैं, जो होता है बुंदेलखंड एरिया में। अवध किशोर जाड़िया जी जो थे वो पेशे से डॉक्टर थे, बट इनको लिटरेचर में बहुत दिलचस्पी थी, तो इन्होंने राजभाषा, ब्रजभाषा और बुंदेली में बहुत सारे अलग अलग काम किए हैं। अर्जुन सिंह धुर्वे जो बैगा जनजाति से थे, बट इनका काम भी आर्ट में है, और बैगा जनजाति से होने के बावजूद इन्होंने अपना जो डांस को बैगा प्रधान के जो नृत्य है उसको बहुत फेमस किया, और इसके लिए इनको 1993-94 में तुलसी सम्मान भी मिल चुका है। सो प्लीज़ काइंडली रिमेंबर द कंट्रीब्यूशन ऑल्सो ऑफ दिस फेमस पर्सनैलिटीज़, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ MPPSC। ये मैंने आपको बता दिया, ये इनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है। द पर्सनैलिटी इन द न्यूज़ वॉज श्री चरणजीत सिंह, जो पास हुए हैं। ये हॉकी के प्लेयर थे। इन्होंने 1964 में इंडिया को गोल्ड मेडल जितवाया था इन द टोक्यो ओलंपिक्स। सो प्लीज़ रिमेंबर द नेम, चरणजीत सिंह, हॉकी प्लेयर। 1964 में इन्होंने गोल्ड दिलवाया था टोक्यो ओलंपिक्स में। सो द नेक्स्ट टू नेम्स आर जी श्रेवदेया एंड टी हेमा नागेंद्र बाबू, जिन्होंने अभी रिसेंटली कंक्लूडेड सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप में बहुत ही अच्छा इन्होंने जीत हासिल की है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस टू नेम्स, जी श्रेवदेया एंड टी हेमा नागेंद्र बाबू। ये दोनों बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, एंड प्लीज़ रिमेंबर द नेम्स। मैं आप कंटिन्यूसली इनकी लिस्ट बनवा रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ कौन से थे। सो अपडेट दैट लिस्ट। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। सॉरी फॉर माई क्रैकिंग वॉइस, मेरा हेल्थ कुछ अच्छा नहीं था। सो लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट कि आपको क्या अच्छा लगा, अभी आपको और क्या चाहिए हम लोग की तरफ से हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं। काइंडली शेयर द वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल एग्जाम नोट्स, सो हम आपको टाइम टू टाइम बहुत सारे और अच्छे लेक्चर्स दे सकें और सारे सब्जेक्ट्स कवर कर सकें अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।